बस उनको ये हिप्नोटाइज किया गया है, सम्मोहित उनको किया गया है कि साहब अगर आप कांग्रेस को या विपक्ष में किसी भी पार्टी को वोट दे देंगे ना तो मुसलमान आपके घर के बाहर फरसा लेके खड़ा है, मुसलमान आपकी गर्दन काट देगा। लेकिन है क्या कि जो आरएसएस के लोग हैं ये डोर टू डोर जाके लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में सुबह से लेके शाम तक वही नफरत का काम करते हैं। और इससे पहले जितने भी हुए दंगे फसाद, जितने भी दंगे फसाद हुए, जामिया का देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह यही लोग क्यों मिलते हैं। जहां भी इस तरीके के कायराना हमले हो रहे हैं, जहां भी हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही, वहीं बीजेपी आरएसएस के लोग क्यों आ जाते हैं। अगर आरएसएस राष्ट्रवादी है तो हर जगह हिंसा में आरएसएस के लोग क्यों आ जाते हैं। क्यों युवा है 10-10, 12-12 साल के, कच्ची उम्र के युवाओं को लाया जाता है, उनको भूखा रखा जाता है, उनको ये बोलते हैं कि तुम जब तक ये टास्क पूरा नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ें सिखाई जाती। मेरे कई मित्र आरएसएस की शाखाओं में हैं, उनको यही सिखाया जाता है कि मुसलमान इस देश का दुश्मन नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू नेता बताते थे, उनकी बेटी की शादी किससे हुई? मुस्लिम से हुई। कपिल मिश्रा जो कह रहा था देश के गद्दारों को और गोली मारो, इस तरीके से जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, दिल्ली दंगों में जो शामिल था, उसकी बहन की शादी किससे हुई? वो भी मुस्लिम से हुई। तो ये मुस्लिम तो इनके दामाद है, शुरू से दामाद रहे हैं। चाहे आप देख लो ना, ये हमेशा सत्ता के पास रहने वाले लोग रहे। जब मुगल यहाँ पे थे तब ये इनको अपनी बहन बेटियाँ दिया करते थे, फिर ब्रिटिशर्स आए तो उनको अपनी बहन बेटियाँ देने लग गए। अब मुस्लिमों को बहन बेटियाँ देते हैं और फिर क्या करते हैं? जनता को भड़काने का काम करते हैं। आरएसएस ने ही हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। जो खालिस्तान के नाम पे पंजाब में आंदोलन हुए थे, आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसमें भी गोलवलकर का हाथ था। ये तो आतंक अपराधियों को पोषण दे रहे हैं, अपराधियों को पालने का काम कर रहे हैं। इस बार जो चुनाव की बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश वोटर है, समझ गया है, ये कह रहे, समझ गया है साहब। आप मुझे आंकड़े निकाल के बता दो 2019 के बाद इनको किस राज्य में क्लियर मैंडेट मिला। 2019 के बाद दिल्ली में चुनाव हुए, इन्हें सत्ता नहीं मिली। महाराष्ट्र अब सुन तो लो, महाराष्ट्र में सवाल पूरा बीजेपी के जो चाहने वाले हैं, जो वोटर्स हैं, जो कहते थे कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दें, उनके लिए राष्ट्रवाद क्या था? वो सिर्फ 10% भटके हुए लोग हैं, उन्हें मानसिक इलाज की जरूरत है। पता नहीं क्या राष्ट्रवाद क्या वो भटके हुए लोग हैं, वो भटके हुए लोग हैं। उनका तो ये कहना है कि चाहे डीजल 1000 रुपये हो जाए हमें कोई फर्क नहीं, चाहे जो आपकी गैस है वो 2000 रुपये हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं। बस उनको ये हिप्नोटाइज किया गया है, सम्मोहित उनको किया गया है कि साहब अगर आप कांग्रेस को या विपक्ष में किसी भी पार्टी को वोट दे देंगे ना तो मुसलमान आपके घर के बाहर फरसा लेके खड़ा है, मुसलमान आपकी गर्दन काट देगा। उनके लिए वही राष्ट्रवाद है। उनके लिए वही राष्ट्रवाद है। दरअसल है क्या, आरएसएस की जो पाठशाला है, मैं घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ। मैं चाहता तो हूँ कि मैं आरएसएस पे ब्लेम ना करूँ, लेकिन है क्या कि जो आरएसएस के लोग हैं ये डोर टू डोर जाके लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में सुबह से लेके शाम तक वही नफरत का काम करते हैं। अब बताओ, वही ये वाकया मैं हालांकि जिक्र नहीं करना चाह रहा था, ओवैसी साहब का वाकया। कल ओवैसी साहब के ऊपर जो हमला हुआ है तो उसमें भी मुझे लग रहा है एक आरएसएस का आदमी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इससे पहले जितने भी हुए दंगे फसाद, जितने भी दंगे फसाद हुए, जामिया का देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह यही लोग क्यों मिलते हैं। अब ये बताइए मुझे, जो लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई उसमें कौन मिला? वहां भी बीजेपी के लोग मिले। तो जहां भी इस तरीके के कायराना हमले हो रहे हैं, जहां भी हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही, वहीं बीजेपी आरएसएस के लोग क्यों आ जाते हैं। अगर आरएसएस राष्ट्रवादी है तो हर जगह हिंसा में आरएसएस के लोग क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनका जो शाखा लगती है उसमें यही चीज़ इनको सिखाया जाता है। युवा है 10-10, 12-12 साल के, कच्ची उम्र के युवाओं को लाया जाता है, उनको भूखा रखा जाता है, उनको ये बोलते हैं कि तुम जब तक ये टास्क पूरा नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जैसे उधर जो कट्टरपंथ है, जो मुस्लिम कट्टरपंथ है ना, जो आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के शाखाओं में ऐसे सिखाया बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ें सिखाई जाती। मेरे कई मित्र आरएसएस की शाखाओं में हैं, उनको यही सिखाया जाता है कि मुसलमान इस देश का दुश्मन है।
उनको और कोई दूसरी चीज़ सिखाई नहीं जाती है। एक बात बताइए, हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में क्या अशफाक उल्लाह ने जान नहीं दी? मीर अब्दुल हमीद को लोग कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? बीजेपी नहीं तो बनाया था। तो इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। RSS में ये बताइए, RSS के जो तमाम नेता हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू नेता बताते थे, उनकी बेटी की शादी किससे हुई? मुस्लिम से हुई। उनकी जो बेटे की शादी है वो किससे हुई? मुस्लिम से हुई। कपिल मिश्रा जो कह रहा था देश के गद्दारों को और गोली मारो, इस तरीके से जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, दिल्ली दंगों में जो शामिल था, उसकी बहन की शादी किससे हुई? वो भी मुस्लिम से हुई। तो ये मुस्लिम तो इनके दामाद है, शुरू से दामाद रहे हैं। चाहे आप देख लो ना, ये हमेशा सत्ता के पास रहने वाले लोग रहे। जब मुगल यहाँ पे थे तब ये इनको अपनी बहन बेटियाँ दिया करते थे, फिर ब्रिटिशर्स आए तो उनको अपनी बहन बेटियाँ देने लग गए। अब मुस्लिमों को बहन बेटियाँ देते हैं और फिर क्या करते हैं? जनता को भड़काने का काम करते हैं कि साहब मुस्लिम आतंकवादी है, मुस्लिम ये है, मुस्लिम वो है। भाई मुझे ये बताइए कि आज़ादी के आंदोलन, देश को जो आज़ाद क्या सिर्फ हिंदुओं ने कराया? मुस्लिमों ने भी कराया। और अगर आप इतने ही बड़े हिंदूवादी हो तो आज़ादी का जो आंदोलन हुआ 1947 में, उसमें मुझे 10 RSS के वालों के नाम बता दीजिए। कोई 10 RSS के लोग हों। बल्कि ये लोग क्या थे? ये लोग जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग थी जिन्ना वाली, उस मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस को हराने का काम किया था। ये सत्ता के लालची लोग हैं और पर्याप्त साक्ष्य है इस चीज के। आप मानते हो कि RSS की साजिश थी देश की बंटवारा कराने में? बिल्कुल RSS की साजिश थी। RSS और मुस्लिम लीग हमेशा 2 नेशन पॉलिसी का फेवर करती रही। महात्मा गांधी जी और जो तमाम नेता थे, सरदार पटेल जी, कभी भी इन्होंने 2 नेशन पॉलिसी का फेवर नहीं किया। RSS ने ही हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। जो खालिस्तान के नाम पे पंजाब में आंदोलन हुए थे, आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसमें भी गोलवलकर का हाथ था। RSS के लोग हमेशा से इस देश में, ये दरअसल एक ऐसी विचारधारा है जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। भारत की बात करते हैं, इनकी कथनी करनी में फ़र्क रहता है। ये आपसे अगर कहेंगे अखंड भारत तो समझ लो भारत के खंड खंड करेंगे। एक उदाहरण और देख लो, साध्वी प्रज्ञा, आतंकवादी गतिविधियों के उन पे आरोप थे, जेल में थी, अब कहाँ है? सांसद बनी बैठी हैं। कितने ही एग्जाम्पल आप देख लो। पिछली जो मोदी सरकार थी 2014 वाली, उस सरकार में 31% जो नेता थे कैबिनेट में, नेता इनकी कैबिनेट में सरकार में, उन पे क्रिमिनल केस थे। अब वो आंकड़ा घटा तो नहीं, बढ़ गया। और 2019 में क्या हुआ? इस बार की कैबिनेट में वो आंकड़ा बढ़ के 42% हो गए। तो ये तो आतंक अपराधियों को पोषण दे रहे हैं, अपराधियों को पालने का काम कर रहे हैं। इस बार जो चुनाव की बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश चुनाव में तमंचावादी और ये वादी नमाजवादी जो इस तरीके की ये बात कर रहे हैं, भैया 99 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं और जनता इनकी बातों में फंस नहीं रही है। जनता समझ गई है। 50 से ज़्यादा जो विधायक हैं बीजेपी के, उनको जनता ने अपने क्षेत्र से खदेड़ा है। तो इनके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। और ये ओवैसी जी के ऊपर हमला करके यही करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा है ना, झूठ, फरेब और छल, ये साजिशें हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। देश अब स्वच्छ राजनीति चाहता है और अब देश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन होगा और स्वच्छ राजनीति करने वाले लोगों को ही देश की युवा जो है वो जगह देगा। ऐसे गंदे लोगों के लिए देश में जगह नहीं है। मुलायम सिंह यादव की बहू कह रही हैं, जो बीजेपी में शामिल हो गई, कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में जो गुंडे हैं वो अभी जान की भीख मांग रहे हैं बीजेपी। भाई देखिए, ऐसा है कि वो महिला है और हमारी सभ्यता ये नहीं कहती, हम महिलाओं पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवसरवादिता का शिकार होकर भारतीय जनता पार्टी में गई थी। लखनऊ कैंट से उनको प्रॉमिस किया था उनके मुंह बोले भाई योगी आदित्यनाथ जी ने, वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है। तो अपर्णा जी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि न खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर की रही ना उधर की रही। कम से कम अपने परिवार में रहती तो एक इज्जत तो बनी रहती। अब आप दूसरे के घर में चली गई तो वहाँ आपको ना तो चुनाव के लिए टिकट मिली, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। मुलायम सिंह यादव ने तो दिया। भाई देखिए, जो
मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देश में दो तरह की विचारधारा हैं, गांधीवादी और गोडसेवादी। हम लोग हैं गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग। तो हम लोग कभी भी मनभेद नहीं रखते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद होते हैं। हम तो दुश्मनों को भी पानी पिलाने वाले लोग हैं। इतिहास गवाह रहा है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ़ी दे दी थी। 17 बार अवैधान दिया था कि नहीं दिया था? और इस तरह के तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। हम तो ऐसे लोग हैं जो रावण का भी सम्मान करते थे। भगवान राम जब रावण मर गया था तो प्रभु श्री राम रावण के चरणों में गए थे, जबकि रावण शत्रु था। तो हम लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग सम्मान देने वाले लोग हैं। हम लोग जो है आपसी एक दूसरे के कहते हैं ना, चरित्र पे छींटाकशी करने वाले लोग नहीं हैं। और हमारा जो देश है सदियों से ऐसा ही रहा है, लेकिन ये कुछ लोग आके ये देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब युवा बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है, किसान तो समझ ही चुका है, एक युवा वर्ग ही था वो बचा हुआ था, वो भी अच्छे से समझ गया है, तो सबको समझ में आ गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं राम गोपाल यादव, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से और जल्दी होगा। उसी का पलटवार करते हुए भाई अगर आपको जानकारी हो सर, पूरा सवाल पूरा। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर इतना ही राम भक्त हैं तो कृष्ण के मंदिर का भी ऐलान अखिलेश यादव को कर ही देना चाहिए। भाई देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, मैं तमाम बार कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। सुनिए तो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे उनको भी जानकारी दूँ। राम मंदिर के जो द्वार खोले थे ना, वो राजीव गांधी जी ने खोले थे कांग्रेस के टाइम पे। तो ये मुद्दा जो अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने सर, कांग्रेस कभी किसी काम का श्रेय नहीं लेती है, और जो विपक्ष की पार्टियां हैं ना, कभी ये किसी काम का श्रेय नहीं लेती हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, धर्म आस्था का विषय है। तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो बनवाए हैं ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये जो विपक्षी पार्टी, इनके समय पे बनाए गए हैं, लेकिन कभी इनका श्रेय नहीं लिया गया। क्योंकि हम लोग बात करना चाह रहे हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग युवाओं के रोजगार की बात करना चाह रहे हैं, हम लोग महिला सुरक्षा की बात करना चाह रहे हैं, हम लोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाह रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की बात करना चाह रहे हैं, हम लोग देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो देश है, हमारा देश सबसे बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी बने। लेकिन ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, और इनकी ये जो साजिश है, देश को पीछे ले जाने की साजिश, वो हम पूरी नहीं होने देंगे। हमारा देश सनातनी परंपरा वाला देश है, गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। हमारे देश में हर जात और हर धर्म का लोग रहेगा। 33 कोटि हमारे यहाँ देवी देवता है और हम सबका सम्मान करते हैं। सवाल पे मैं वापस आऊंगा। आपने कहा कि राजीव गांधी ने ही बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाए, और उस ताला तोड़वाने के बाद आपको पता है नहीं राम मंदिर का ताला तोड़वाया था। और जो राम मंदिर कहाँ तब बनी थी? बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर का द्वार तभी खुलवाया गया था। बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया, उसके अंदर ही मंदिर था ना, मंदिर तो वहीं था। वो एक बड़ा भूभाग है। मंदिर भी वहीं था, मस्जिद को तोड़ा गया, मंदिर का वहीं, मंदिर भी वहीं था, मस्जिद भी वहीं थी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि राजनीति में धर्म को मत लाइए, ठीक है? शुरुआत इसकी कांग्रेस ने की अगर थी। कांग्रेस ताला नहीं तोड़वाती तो शायद लाखों लोगों की जान ना जाती, फसादात नहीं, ये जान जाने का और हिंसा करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ठीक है? उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और राज्य में शायद समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी, समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, या शायद कल्याण सिंह की सरकार थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है? तो पीवी नरसिम्हा राव ने तत्काल प्रभाव से वहाँ पर धारा 144 लगाने का काम किया था, और बीजेपी की ये साजिश थी। चूँकि यहाँ पे कल्याण सिंह की सरकार थी, तमाम कार सेवकों को ले जाकर, वहाँ के साक्ष्य हैं मेरे पास, वहाँ जो लोग पहुँचे थे ना, उन लोगों के आप बयान लीजिए। वो लोग ये कह रहे थे कि हमें तो भड़का के वहाँ पहुँचाया गया था, इनका पहले से प्लान था धार्मिक दंगे भड़काने का। लेकिन चूँकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो माहौल को कहीं ना कहीं दबा लिया गया। तो हालांकि इन पुरानी बातों पे चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। एक आखिरी सवाल सर, अभी आपने बीजेपी के जो समर्थक हैं, जिनके चाहने वाले, उनके राष्ट्रवाद पर आपने बात की। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी नज़र में राष्ट्रवाद क्या है? मेरी नज़र में राष्ट्रवाद है युवाओं को बेहतर भविष्य देना, युवाओं को रोजगार देना, युवाओं को बेहतरीन टेक्नोलॉजी देना, युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था देना, हमारे देश के हर नागरिक को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा देना,
जिसका बजट सरकार ने कम कर दिया है, शिक्षा का बजट भी सरकार ने कम कर दिया है। मेरी नज़र में किसानों को एमएसपी की गारंटी देना है, किसानों के बकाये का भुगतान होना, महिला की जो सुरक्षा है उसकी सुनिश्चित होना, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्र जो है, राष्ट्र लोगों से बनता है। राष्ट्र कोई एक ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब लोग खुश होंगे तभी राष्ट्र खुश होगा, तभी हम लोग जो है विश्व गुरु बन पाएंगे।